हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। लास्ट टाइम हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। हमने इंडियन पॉलिटी से हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, यानी 3 हमारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। पहला आपका था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड हमने कंप्लीट किया संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देन इसके बाद हमने संविधान की विशेषता कंप्लीट कर ली। यानी कि आपके जो चैप्टर वाइज हमारी बुक है उसको कंप्लीट, उसके 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। तीनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और जितने भी चैप्टर्स सीरियल वाइज दिए गए हैं एक दूसरे से लिंक है, तो बीच में आप स्किप ना करते हुए अच्छे से शुरू से चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट करिए। तो हमारे 3 चैप्टर हमने देखे, हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस अपनी वीडियोज़ में, हमारी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल इम्पॉर्टेंट है। इससे 6 से 7 तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पैटर्न है, सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए, आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर चेक करिए क्या जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है तो इससे आपका कई सारा फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपका टाइम बचता है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे तो उससे आपका जो चैप्टर है वो भी जल्दी का कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले उसको देखेंगे। ठीक, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं पहले उसमें देख लीजिए कि किस क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, उससे आपका टाइम भी बचता है और आपका रिविजन भी अच्छा हो जाता है। क्लियर, आपकी प्रिपरेशन में भी वो हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होती है। आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में दिया गया है उसका क्या अर्थ है, या हम भारत के लोग जो जोड़ा गया है ये क्यों जोड़ा गया है। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। देन उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या संप्रभु भी लिखा हुआ आता है, सोवरेन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका अर्थ अलग अलग आपसे पूछा जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम भारत के लोग से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इनके अर्थ पूछे जाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यही इसी लाइन से पूछा जाएगा, इनकी क्रोनोलॉजी यानी इनका ऑर्डर पूछा जाएगा, पहले कौन सा शब्द आता है बाद में कौन सा शब्द आता है। ठीक, इस प्रकार से समझ में आया। इसके साथ साथ ये जो क्रोनोलॉजी है या ऑर्डर है इसको भी 2 तरीके से पूछा जाता है। मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे, कैसे स्थान पर रखे गए थे, और वर्तमान प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं और उनको किन स्थानों पर रखा गया है। क्लियर, मूल प्रस्तावना में क्या क्या था, संप्रभु यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये 3 शब्द थे और इसी क्रोनोलॉजी में रखे गए थे। यूपीएससी 2022 के पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द किस स्थान पर रखे गए थे, किस क्रोनोलॉजी में थे। क्लियर, अब वर्तमान में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। तीसरा आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसी को आगे पीछे करके आपसे पूछ सकता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, क्वेश्चन ये। फिर आपको दे देगा निम्नलिखित न्याय, निम्नलिखित में से कौन कौन से न्याय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं, इस तरीके से। क्लियर, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 5वां क्वेश्चन। कितने प्रकार की समता दी गई है, 6ठा क्वेश्चन। क्लियर, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, या समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद ये तिथि पूछी जाती है, 26 नवंबर 1949, ये तिथि पूछी जाती है। पूरी प्रस्तावना आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर ये
जो स्थान है इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से आपको पूछा जाएगा और ये ऑप्शन में आपको दिया जाएगा डेट। क्लियर। इसके साथ आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? संविधान की सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। क्लियर। तो इतना समझ में आया कि संविधान की प्रस्तावना से आपको 7 से 8 तरह के क्वेश्चन इस यहाँ से बनते हैं और ये पूछे जाते हैं। क्लियर। अब संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द का क्या क्या अर्थ है। सबसे पहले समझेंगे हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? क्लियर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए जो प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक। सबसे पहले प्रस्तावना किसके संविधान में शामिल की गई थी? तो यूएस के संविधान में शामिल की गई थी, वहीं से भारत ने ली है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। अब थोड़ा सा इस फैक्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो वो आएगा आर्टिकल 32। क्लियर है। थोड़े जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरचेंज होता है और आंसर बदल जाता है। तो संविधान की आत्मा अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो प्रस्तावना, और अगर भीमराव अंबेडकर सर की परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो वो आर्टिकल 32। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक। किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? मैंने आपको बताया था जब संविधान सभा वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था, जो पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब प्रस्तावना से कुछ स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल N.A. पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है। के.एम. मुंशी ने इसको संविधान की कुंजी कहा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, तो आप अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, जो आप नोट्स बनाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। क्लियर। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपकी प्रस्तावना से इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तावना वाले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रस्तावना पर, जिसमें दिया गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो उसमें दिया गया है कि हम भारत के लोग क्या इंडिकेट करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं अपने आप से करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम भारत के लोग बताता है कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है। यानी कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। ये कौन बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंक्लूड किया गया है हमारी प्रियम्बल में। तो संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत। इसके साथ नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा कि हम भारत के लोग क्या बताता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा भारतीयों का प्रतिनिधित्व थी। भारतीयों का प्रतिनिधित्व। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, यानी कि आप बीए और एमए कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं,
तो प्रस्तावना आपके जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो आप जब भी अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इस तरह के फ्लो चार्ट्स बनाकर अगर आप लिखते हैं तो आपको आंसर राइटिंग में अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, हम भारत के लोग इंडिकेट करता है कि संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान किसने बनाया है? संविधान भारत की जनता ने बनाया है, भारतीयों द्वारा बनाया है, इसमें ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है, भारतीयों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग क्लियर हुआ कि इसका क्या अर्थ है। नेक्स्ट आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? संप्रभु, सॉवरेन। ठीक है, अब संप्रभु, अब मैंने आपको बताया कि इन शब्दों से पहले तो आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी और दूसरा अर्थ पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ समझ लीजिए कि अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, संप्रभु का अर्थ होता है कोई भी संस्था, संगठन, निकाय जब नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है तो उसको क्या कहते हैं? संप्रभु। जब कोई संस्था, संगठन, निकाय नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी कि कोई भी संस्था अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगी तो वो क्या कहलाएगी? संप्रभु। नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता, तो ये क्या कहलाती है? किसी भी संगठन की या किसी भी संस्था की संप्रभुता कहलाती है। क्लियर? इसके साथ साथ एग्जाम में कई बार घुमा के दूसरे पैटर्न पर भी पूछ लिया जाता है। तो संप्रभुता का दूसरा अर्थ क्या होगा? जब कोई भी संस्था अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगी। ठीक है, जैसे कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, तो भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। ठीक है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। अब एग्जाम्पल समझिए, आंतरिक मामलों में कोई भी देश अपने देश के लिए कोई भी नीति बनाए, किसी भी प्रकार की नीति बनाए, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाए, जैसे कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और यूएस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो कोई भी देश अपने आंतरिक देश के अंदर कोई भी व्यवस्था को अपना सकता है, कोई भी नीति का संचालन कर सकता है। तो ये क्या है? उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है जो उसकी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी संप्रभुता को बताती है। तो आंतरिक समझ में आया। नेक्स्ट है बाह्य मामलों की स्वतंत्रता। जिस प्रकार कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, उसी प्रकार कोई भी देश अपने बाह्य मामलों में यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ विदेशी नीति में भी स्वतंत्र है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब कोल्ड वॉर के समय पर यानी शीत युद्ध के समय पर पूरी विश्व था वो दो ध्रुवों में विभाजित था, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी, यानी यूएस और यूएसएसआर। तो भारत ना तो यूएस के गुट में शामिल हुआ ना यूएसएसआर के गुट में शामिल हुआ और भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया जिसे हम गुट निरपेक्षता के रूप में जानते हैं। आपने सुना होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, हमने गुट निरपेक्षता को अपनाया। तो गुट निरपेक्षता क्या है? हमारे बाह्य मामलों में स्वतंत्रता, यानी हमारी स्वतंत्र विदेश नीति थी कि हमने किसी भी देश के साथ किसी भी गुट में शामिल होने का फैसला नहीं किया। क्लियर? तो ये क्या हुआ? हमारे बाह्य मामलों में स्वतंत्रता, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो ये एग्जाम्पल हो गया थोड़ा पुराना। अब एग्जाम्पल लेते हैं करंट से, क्योंकि जब आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल आपने पुराना लिख दिया तो एक एग्जाम्पल आपको करंट से भी लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के यूएस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, निकट संबंध हैं, और इसके साथ साथ एक ही समय पर हमारे रूस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। क्लियर? हम यूएस के साथ भी बहुत सारे रक्षा समझौते हैं, हमारे रूस के साथ भी हैं। इसके साथ साथ भारत एक ही समय पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, जिसका जो प्रमुख है कौन है? चाइना। ठीक है, इसके साथ साथ भारत क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका, जो किस लिए बनाया गया है? चीन को काउंटर करने के लिए। तो भारत एक ही समय पर चीन के प्रभुत्व वाले संगठन का भी सदस्य है और चीन को काउंटर करने वाले संगठन का भी सदस्य है। तो भारत एक ही समय पर दो
अलग अपोजिट संगठन का सदस्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अपने बाह्य मामलों में अपनी विदेश नीति के संचालन में स्वतंत्र है। क्लियर हुआ? आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता क्या कहलाती है? किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता। क्लियर? आप एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करते हैं कि भारत ने यूएन की सदस्यता ली हुई है, ठीक है, यूएन की सदस्यता ली है तो क्या इससे भारत की संप्रभुता का हनन होता है? तो नहीं, यूएन की सदस्यता से भारत की संप्रभुता का हनन नहीं होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट, हम राष्ट्रमंडल के भी सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल, आपने कॉमनवेल्थ सुना होगा, कॉमनवेल्थ, हम कॉमनवेल्थ के भी सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन है जिसमें ब्रिटिश के जितने भी देश कॉलोनी रह चुके हैं, यानी ब्रिटिश के उपनिवेश जो देश है उनका ये संगठन है। ठीक, इसमें 56 देश हैं, 56 देश हैं, राष्ट्र हैं, जिसमें भारत भी है, जिसमें ब्रिटेन को प्रमुखता प्राप्त है। लेकिन इसकी सदस्यता से भी भारत की संप्रभुता का हनन नहीं होता। तो संप्रभुता क्लियर हुई? आई होप अच्छे से क्लियर होगी। संप्रभुता का मतलब है जब कोई राष्ट्र अपने लिए नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने आंतरिक मामलों में भी और इसके साथ साथ अपने बाह्य मामलों में भी, ये कहलाती है संप्रभुता। क्लियर? अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नेक्स्ट आता है समाजवादी। तो समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवादी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि समाजवाद जो शब्द है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वें 42 अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैं आपको पहले भी नोट करा चुकी हूँ। इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम में आपसे इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, जिससे जो संविधान है वो समाजवादी बना। तो आपको ध्यान रखना है कि समाजवाद शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन समाजवादी जो प्रकृति है वो संविधान में पहले से विद्यमान थी। यानी कि समाजवाद की जो मूल भावना है वो संविधान में पहले से विद्यमान थी। ठीक, अब एग्जाम्पल कहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में समाजवाद को अपनाया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद। ठीक, तो समाजवाद की जो भावना है वो कहाँ देखने को मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एग्जाम्पल देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D। इसके साथ साथ लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव ना किए हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ लोक कल्याण की भावना का व्यवहार करना। ठीक है, लोक कल्याण, प्रत्येक के वेलफेयर के लिए काम करना। तो ये किस में दिया गया? आर्टिकल 38। तो ये क्या है? ये सब समाजवाद को प्रेरित करते हैं, समाजवाद को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने शब्द को शामिल किया है, लेकिन मूल भावना हमें कहाँ देखने को मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो संविधान में पहले से विद्यमान थी। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। अब समाजवाद का अर्थ क्या होता है? ठीक, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का मूल अर्थ क्या होता है? जब आपके उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं हम समाजवाद। ठीक है, अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, जब उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर, और वितरण के साधनों पर किसका अधिकार हो? सरकार का। साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पत्ति कितनी होगी, उसका वितरण कहाँ कहाँ होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सरकार। तो वहाँ क्या होता है? समाजवाद। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है समाजवाद का? जब उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। लेकिन भारत में समाजवाद को थोड़ा डिफरेंट रूप में अपनाया गया है। समाजवाद कई प्रकार का होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा साम्यवादी समाजवाद। प्रत्येक देश हर व्यवस्था को अपने अनुसार अपनाता है। हमने समाजवाद को अपने अनुसार अपनाया, और हमने कौन से समाजवाद को अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद को। किसको अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद।
या लोकतंत्रात्मक समाजवाद? ठीक, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। अब लोकतंत्रात्मक समाजवाद का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरह की व्यवस्था होती है, एक समाजवाद, एक पूंजीवाद। ठीक है, समाजवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी। ठीक है, समाजवादी मैंने आपको समझाई, जहां उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, वो कहलाता है समाजवाद। ठीक है, जहां उत्पत्ति और वितरण के साधन निजी तौर पर होते हैं, यानी जिन पर निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, वहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, वो कहलाता है पूंजीवाद। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका में, यूरोपियन देशों में ज़्यादातर कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत ने दोनों के महत्व को समझते हुए समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के मिश्रण को अपनाया है, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि हमने निजी संपत्ति पर भी कोई कैप नहीं लगाया। कोई भी व्यक्ति अपने इनोवेशन यानी नवाचार के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर कितनी भी संपत्ति, निजी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। ठीक, गवर्नमेंट उन पर सर्टेन टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, जिसके तहत क्या चलाई जाती है? कल्याणकारी योजनाएं, जो किसके अंदर आ जाती है? समाजवाद के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या अपनाया है? पूंजीवाद के साथ समाजवाद को अपनाया है। इसे ही कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद या लोकतंत्रात्मक समाजवाद। क्लियर? तो समाजवाद का अर्थ समझ में आया। हमने कौन से समाजवाद को अपनाया है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो किसका सम्मिश्रण है, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए। लोकतंत्रात्मक समाजवाद जो अपनाया है, ये मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण है। मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद और इसके साथ साथ गांधीवादी समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, और इसके साथ साथ लोकतंत्रात्मक समाजवाद में पूंजीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण तो है ही है। इसके साथ साथ हमने समानता को भी महत्व दिया है। समानता, आय की समानता, ठीक है, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ही ये बृहत रूप है और इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। इतना समझ में आया? लोकतांत्रिक समाजवाद, तो समाजवाद का अर्थ जिस परिप्रेक्ष्य में भारत में शामिल किया गया है। तो हमारे दो शब्द हमने क्लियर किए, हम भारत के लोग, ये अच्छे से क्लियर किया। इसके बाद हम भारत के लोग अच्छे से क्लियर किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ मैंने आपको समझाया। समाजवाद का अर्थ अच्छे से समझाया। अब देखते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्ष भी समाजवाद की तरह मूल प्रस्तावना में जो शब्द है वो शामिल नहीं था। इसको कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये अपरिभाषित है। अब अगेन, जैसे कि हमारे समाजवाद में मैंने आपको बताया कि शब्द कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और शब्द जो है वो भी अस्पष्ट है, इसको परिभाषित नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भावना शब्द शामिल होने के बाद आई। संविधान पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन शब्द कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? अब संविधान में जो मूल भावना देखने को मिलती है धर्मनिरपेक्षता की, वो कहाँ है? ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि समान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, सभी के लिए विधि समान होगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 14। और विधि सभी का समान रूप से संरक्षण भी करेगी, तो ये किस में है? आर्टिकल 14 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 15 जिसमें क्लियरली मेंशन है धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। तो अफसर की समानता लोक नियोजन के विषय में, यानी सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति के साथ धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 25 से 28 तक आपको
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए पहले तो उनके सांस्कृतिक अधिकार और उनके शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यक किसके आधार पर होते हैं? धर्म के आधार पर। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि धर्म के आधार पर बनाए गए कानूनों में समानता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी धर्म निरपेक्षता को प्रमोट करता है। तो ध्यान रखना है, शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन मूल भावना संविधान में पहले से दी गई थी। क्लियर? अब एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। कैसी धर्मनिरपेक्षता है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। सकारात्मक कैसे है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक, अच्छा यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ रह गया, अर्थ को समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के धर्म के तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। यानी भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत राज्य क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष है। क्लियर? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ में आया, जहाँ भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। क्लियर? अब हम चल रहे थे कि सकारात्मक भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसी है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है। सकारात्मकता का अर्थ क्या होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ये तो हो गई धर्मनिरपेक्षता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसमें इंटरवीन करेगा। यानी कि हर व्यक्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त है, राज्य का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि राज्य को पूर्ण अलगाव दे दिया गया है धर्म से, धर्म अलग है और राज्य अलग है। नहीं, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसका संरक्षण करेगा। क्लियर है? तो हमें राज्य का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत की धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है। ठीक। और पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता यानी यूरोप वगैरह की धर्मनिरपेक्षता कैसी है? पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? जैसे कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में मैंने आपको बताया कि हमें राज्य का संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो राज्य उसमें इंटरवीन करेगा। नकारात्मकता का अर्थ क्या है? राज्य और धर्म में पूर्ण अलगाव दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, कहाँ पर? पश्चिम में, तो उसमें कौन इंटरवीन करेगा? वो किसका मामला होगा? वो चर्च का मामला होगा, ना कि राज्य का। ठीक। तो पश्चिम में नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है या पूर्ण अलगाव है? क्या है? पूर्ण अलगाव। इसको बोलते हैं नकारात्मक और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इतना समझ में आया? ठीक। भारत की धर्मनिरपेक्षता कैसी है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक धर्म राज्य के लिए समान है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। क्लियर? तो आज हमने 3 शब्दों को समझा। पहला था संप्रभु। संप्रभु का अर्थ मैंने आपको समझाया, जब कोई संस्था, संगठन, निकाय नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है तो वो संप्रभु है। वो अपने आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है तो क्या है? संप्रभु है। जैसे कि भारत। समाजवाद का अर्थ समझाया मैंने आपको, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि समाजवाद मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में शब्द नहीं था, लेकिन इसकी भावना हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसका अर्थ है उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जिसमें हमने समाजवाद तत्वों को भी लिए हैं, पूंजीवादी तत्वों को भी लिया है। ठीक है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक समाजवाद जो है एक वृहद रूप है, जिसमें हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की समानताओं को अपनाया है। ठीक। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भारत के धर्म के तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। इसको भी अगेन शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है शब्द को, लेकिन मूल भावना हमें कहाँ देखने को मिलती है? संविधान में आर्टिकल नंबर 40, 15, 16, 25 से 28, 29, 30 और 44।
इसके साथ आपका जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके हमने 3 शब्द इसमें कंप्लीट किए। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो टाइम लगेगा। हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब नेक्स्ट लेक्चर में लोकतंत्रात्मक गणराज्य और उसके साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? इसके साथ आपकी जो प्रस्तावना है वो कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स एक बार नोट्स से देख लेते हैं। मैंने आपको समझाया कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लिया गया था, उसके बाद अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, उसके बाद अन्य देशों ने भी अपनाया। संविधान का परिचय पत्र कहा गया किसके द्वारा? N.A. पालकीवाला के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर। ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के तत्व देख लीजिए एक बार। तत्व का मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना क्या इंडिकेट करती है। ठीक है, किस किस से मिलकर बनी है संविधान की प्रस्तावना में। पहला तत्व क्या है कि संविधान के अधिकार स्रोत को बताती है, यानी संविधान अपना जो अधिकार है, अपनी शक्ति है, किससे लेता है? कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। इसके बाद भारत की प्रकृति कैसी है, किससे पता चलता है? संविधान की प्रस्तावना से कि भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ठीक है। फिर उसके बाद संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। तो ये किससे पता चलता है? हमारी प्रस्तावना से। इसके साथ साथ संविधान लागू होने की तिथि भी हमें कौन बताती है? हमारी प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। अधिकार स्रोत को बताती है, उसके उद्देश्य को बताती है, लागू करने की तिथि और भारत की प्रकृति को बताती है। इसके बाद जो मैंने आपको नोट्स में समझाया वही दिया गया है कि संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का क्या आशय है। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। संप्रभुता का अर्थ भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। ठीक है। डोमेनियन का मतलब होता है जब राष्ट्र आंतरिक रूप से स्वतंत्र होता है लेकिन उस पर किसी न किसी देश का प्रभुत्व होता है, वो कहलाता है डोमेनियन राज्य। ठीक है। ना तो भारत डोमेनियन है, ना भारत पर किसी अन्य राज्य का प्रभुत्व है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। जो मैंने आपको बताया वही नोट्स में लिखा हुआ है, संप्रभुता। इसके बाद समाजवादी आता है। समाजवादी मैंने जिसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता तक आज हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे लोकतंत्र, गणराज्य वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी डिटेल्स लिंक में पिन कर दी जाएगी। आपको नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।